बबीता की दो बहुएं थी। बड़ी बहू अंजलि और छोटी बहू काजल। अंजलि बहुत ही जिम्मेदार बहू थी। अंजलि अकेले ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाया करती थी। और काजल एक नंबर की कामचोर थी। वो अपने ससुराल में जरा सा भी काम नहीं किया करती थी। वो सिर्फ अपना मतलब ही पूरा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन बबीता की सास मनोरमा कुछ दिन के लिए बबीता के घर आती है। मनोरमा के हाथों में तो मोटे मोटे सोने के कंगन थे, जो काफी भारी थे। जैसे ही काजल कंगन देखती है, तभी वो अपनी दादी सास के पास आती है और अपनी दादी सास के पैर छूती है। दादी सास, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने ससुराल में सभी का दिल जीत सकूं। बेटा, दिल जीतने के लिए आशीर्वाद की नहीं बल्कि कर्म की जरूरत होती है। ऐसे कर्म कर जिससे ससुराल वाले तेरे खुश रहे। ठीक है दादी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलिए आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। थोड़ी देर बाद दादी सास अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। दादी सास को खाना बहुत पसंद आता है और दादी सास खाने की तारीफ करने लगती हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बना है। ये खाना बड़ी बहू ने बनाया है या छोटी बहू ने? अरे माँ जी, आपको तो पता है ना, बड़ी बहू घर का सारा काम करती है और छोटी बहू यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं। अंजलि बहू और काजल बहू, दोनों जरा मेरे पास आओ। दादी सास के बुलाने पर दोनों बहुएं दादी सास के पास आती हैं, जिसके बाद दादी सास उनसे बोलती है। तुम दोनों को मेरे हाथ में ये मोटे मोटे सोने के कंगन तो दिखाई दे रहे होंगे ना? मैं जब तक यहाँ हूँ, जब तक जो मेरे अच्छे दिल से सेवा करेगा और मुझे खुश रखेगा, मैं ये कंगन उन्हें दे दूंगी। ठीक है दादी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सोने के कंगन तो मुझे ही मिलेंगे। दादी जी, मुझे आपके सोने के कंगन नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जाते जाते आप मुझे खूब सारा आशीर्वाद देकर जाओ। इसी में मुझे असली खुशी मिलेगी। और हाँ, रही बात सेवा करने की, तो मैं तो दिल से आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे बबीता, तेरी बड़ी बहू तो सच में बहुत समझदार है। हाँ माँ जी, अंजलि तो बहुत समझदार है और वो सबकी सेवा करती है बिना किसी लालच के। पता नहीं जेठानी जी को जानबूझकर अच्छा बनने का नाटक करने में क्या ही मजा आता है। पर कोई बात नहीं, सोने के कंगन तो मुझे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। काजल, तू खाना नहीं बनाती क्या? मैं देख रही हूँ तू बस यहाँ वहाँ टाइम पास ही कर रही है। अरे कम से कम अंजलि के साथ मिलके थोड़ी मदद तो कर दिया कर, ताकि उस बेचारी को थोड़ा आराम मिल जाए। अरे दादी, करती तो हूँ, बस वो तो दीदी ही मुझसे काम करने से मना कर देती हैं। और अब मैं अगर जेठानी जी की बात नहीं मानूंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे ही अब काजल ने पूरी तरह से मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दादी के सोने के कंगन तो वो हासिल करके ही रहेगी। ऐसे ही अंजलि जब किचन में खाना बनाया करती, तो काजल सबसे पहले खाना निकाल कर दादी सास को देने चली जाया करती, ताकि दादी सास की नजर में काजल उनकी पूरी सेवा पानी करती हुई नजर आए। अरे काजल बहू, तू तो बड़ी सुपर फास्ट है। सबसे पहले मेरे लिए ही खाना बना कर ले आई। और नहीं तो क्या दादी, मुझे आपके पैर भी दबाने हैं ना। और हाँ, मुझे आपके सोने के कंगन नहीं चाहिए, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए दादी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ, जब तक आप यहाँ हो तब तक मैं आपकी अच्छे से सेवा पानी कर लूँ, ताकि मुझे भी पुण्य कमाने का मौका मिल जाए। अच्छा, तो मतलब तुझे पुण्य कमाने हैं? चलो ये तो अच्छी बात है। मेरी काजल बहू भी बहुत समझदार है। चलो ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मेरे पैर दबा देना। ऐसे ही थोड़ी देर बाद दादी सास खाना खाकर लेट जाती है। काजल हाथ में तेल लेकर दादी की बहुत बढ़िया सी मालिश करती है। दादी को बहुत अच्छी नींद आ जाती है और अब वह सो जाती हैं। तभी काजल दादी सास के हाथ के सोने के कंगनों को छूते हुए मन ही मन सोचती है। आखिर कब मिलेगा तू मुझे? पता नहीं यार, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे तुझे पाने के लिए। दिखने में तो काफी सुंदर है ये कंगन, काफी महंगे भी हैं, ये वजनदार लग रहे हैं। और आज के टाइम पर तो गोल्ड का रेट भी काफी हाई फाई हो गया है। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही सुबह सुबह
दादी उठकर बालकनी में टहल रही होती है। तभी काजल किचन में जाती है और अपनी जेठानी से कहती है, दीदी जरा एक कप चाय तो दो, दादी जी को देकर आनी है। काजल तुम एक काम करो, जाओ माँ जी को जगा कर ले आओ, मैं तब तक दादी को चाय दे देती हूँ। ओ दीदी, ज्यादा तेज चलने की ना जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि मुझे किसी और काम में उलझाकर दादी की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर लोगी आप? तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हो, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। सोने के कंगन तो मुझे ही मिलेंगे। अरे बाबा, मुझे सोने के कंगन का कोई लालच नहीं है। कोई बात नहीं, ये चाय तुम ले लो और जाकर दादी सास को दे दो। काजल चाय लेकर दादी सास को दे आती है। दादी सास मजे से चाय पीती है। यूं ही देखते देखते दिन बीत जाते हैं। अब बारी आती है दादी सास के जाने की। दादी सास अपना सामान पैक कर रही होती हैं। काजल बार बार सोने के कंगन के चक्कर में दादी सास के आगे पीछे चक्कर लगा रही होती है। तभी अंजलि एक डब्बे में बेसन के लड्डू बनाकर लाती है और दादी सास को देते हुए कहती है, दादी ये लीजिए, इसमें बेसन के लड्डू रखे हैं मैंने, ये मैंने बनाए हैं। जाते जाते आप इसे ले जाइएगा, ताकि ट्रेन में अगर आपको भूख लगे तो आप इसे खा लेना। बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी है ये। अरे अंजलि बहू, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैं तो बबीता को कहने ही वाली थी कि बेसन के लड्डू बनवा देना। मेरी बहू की याददाश्त देखो कितनी तेज है। सच में मेरी बहू बहुत संस्कारी है। तभी अंजलि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद दादी अपना सामान लेकर नीचे आती है और जाते जाते अपने हाथों के कंगन निकालकर अंजलि को दे देती है। ये देखकर काजल को गुस्सा आता है और वो अपनी दादी से लड़ने लगती है। दादी जी, आखिरकार आपने अपना असली रूप दिखा ही दिया ना। दिन रात सेवा पानी मैंने की और सोने के कंगन थमा दिया आपने दीदी को। अरे 2 रुपए आपके तो। दादी, आपके सोने की कंगन काजल को ही दे दो, और वैसे भी ये कंगन काजल के पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है ना। एक ही बात कैसे है अंजलि बहू? तुझ में और काजल में जमीन आसमान का फर्क है। तू निस्वार्थ सबकी सेवा पानी करती है। काजल सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए उनका ध्यान रखती है। उसे सिर्फ सोने की कंगन चाहिए थे, इसलिए उसने सोने के कंगन पाने के लिए मेरी खातिरदारी करी है। तो दादी इसमें बुरा ही क्या है? और वैसे भी आपने ही तो कहा था ना कि जो आपकी अच्छे से सेवा पानी करेगा आप उसे ही सोने के कंगन दोगी। तो बस। हाँ, तभी तो बोल रही हूँ। तू अपने काम को मेरी नजर में रखने के सबसे आगे रहती थी, पर जो काम अंजलि बहू किया करती थी उसका वो दिखावा नहीं करती थी। अंजलि बहू तो सिर्फ मेरे आगे खाना लाकर परोस देती थी और उसके पीछे उसकी असली मेहनत दिखाई देती थी। इसलिए इस कंगन की असली हकदार अंजलि ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो दादी। शायद इसमें मेरी ही गलती है। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ सोने के कंगन का लालच था, इसीलिए मैंने ये सब किया। दादी सास अंजलि को सोने के कंगन देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद काजल को बहुत बुरा लग रहा होता है और वह समझ जाती है कि लालच से किया हुआ काम कभी भी सफल नहीं होता। काम करना हो तो हमेशा दिल और नीयत दोनों को सच्चा और स्वच्छ रखो। सेजल को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं, तो सेजल की भाभी मधु सेजल को समझाते हुए कहती है, सेजल सुनो, मैंने खाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब तुम ये सब लेकर आना, इसे अच्छा लगेगा। भाभी, मैंने थोड़े ना बनाया है और आप ले आओ ना। एक तो पहले ही आप लोगों ने मुझे साड़ी पहना दी और अब इतनी बड़ी ट्रे कैसे लेकर जाऊंगी? बाहर निकलते ही जमीन पर मिलूंगी। तुम भी ना सेजल, खामखा ही इतना घबरा जाती हो। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तुम बस शांत रहना, ज्यादा हड़बड़ी मत करना। आराम से करोगी तो सब अच्छा हो जाएगा। मधु सेजल को समझाने के बाद बाहर सबके साथ बैठ जाती है। सब लोग सेजल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और जब सेजल आती है तो उसके हाथ में खाने की ट्रे रखी होती है। लड़के की माँ भावना और लड़का रवि दोनों सेजल को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी सेजल की माँ माला कहती है, सेजल बेटा, सबको चाय नाश्ता करवाओ। वैसे बहन जी, आपकी बेटी बहुत सुंदर है। सेजल सबको चाय नाश्ता करवाती है। भावना को चाय नाश्ता काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है, बहन जी, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। इतना अच्छा खाना बनाया है आपकी बेटी ने।
ये सब खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत स्वादिष्ट खाना बनने वाला है हमारे घर में। माँ आप सही कह रही हो। समोसे तो इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैंने 2 समोसे खा लिए और मेरे लिए तो वही सही है जो रोज मुझे ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए। बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए और अब आप भी बता दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी सेजल तो है ही सर्वगुण संपन्न। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमारे घर में सब इसके हाथ के खाने की तारीफ करते हैं। हमें अच्छा लगा कि आपको मेरी बेटी के हाथ का खाना पसंद आया। माँ जी, आप इनसे झूठ क्यों कह रही हो? ननद जी को खाना बनाना तो क्या गैस तक जलानी नहीं आती है। और इन लोगों की बातों से पता चल रहा है कि ये लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। अब इनको गलतफहमी हो गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर सच बता दिया तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ही चला जाएगा और थोड़ा बहुत तो झूठ सच चलता ही है ना। अरे ये खाना? ये खाना सेजल ने ही बनाया है और अब हम पंडित जी से बात करके जल्दी से शादी की तारीख रखवाते हैं। जी बहन जी, और पंडित जी को थोड़े पैसे दे दीजिएगा ताकि वो शादी की तारीख थोड़ी जल्दी की निकलवा ले। अच्छा बहन जी, तो अब चलती हूँ मैं। भावना अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सेजल सो रही होती है, तब वहाँ मधु और माला आते हैं और सेजल को उठाते हुए माला कहती है, सेजल उठ और अब जल्दी से रसोई में लग जा। माँ, भाभी है ना, वो रसोई संभालती है, तो मुझे क्यों भेज रहे हो? अरे नालायक लड़की, कल ही तेरा रिश्ता तय हुआ है और लड़के वाले को खाना पसंद आया, तो अब तू भी अच्छा खाना बनाना सीख जा। क्यों मेरी नाक कटवाने पर लगी है? ये तो आपने पहले सोचना चाहिए था ना। आपने क्यों उन लोगों को झूठ बोला? हाँ माँ जी, सेजल सही कह रही है। यहाँ सेजल कभी रसोई में गई ही नहीं है, तो ये अच्छा खाना कैसे बना सकती है? रिश्ता हाथ से ना जाए, इसके लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए था आपको। बहू, मेरी बेटी तो है ही पागल, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने जो किया इसके लिए ही किया है, लेकिन तू तो समझदार है ना। देख, ऐसा रिश्ता हमें बार बार नहीं मिलेगा और एक माँ होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहाँ इसको किसी चीज की भी कमी ना हो। और इसलिए बहू, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि अपनी ननद को अपनी तरह अच्छा खाना बनाना सिखा दे। माला सारी जिम्मेदारी अब मधु को दे देती है और मधु तुरंत सेजल को लेकर रसोई में जाती है और कढ़ाई में तेल डालकर सेजल से कहती है, ये देखो, अभी कढ़ाई में तेल डाला है ना, और जब तक तेल पूरा गर्म ना हो जाए तब तक इसमें हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, क्योंकि फिर तेल में छींटे आने लगते हैं। तुम यहाँ ध्यान दो, तब तक मैं आटा निकाल देती हूँ, फिर तुम्हें आटा लगाना सिखाऊंगी। मधु ड्रम से आटा निकालने लग जाती है और थोड़ी सी ही देर में सेजल तड़का तेल में डाल देती है और तेल से छींटे आने लग जाती हैं और फिर सेजल को भी एक छींटा आकर लग जाता है, तो सेजल चिल्लाती है, भाभी, भाभी ये क्या हो गया? अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि तेल गर्म होने पर डालते हैं, फिर तुमने ठंडे तेल में क्यों डाले? भाभी, गर्म हो गया था तभी डाला मैंने। सेजल, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती हो? अरे एक बार तेल के ऊपर से ही हाथ लगाकर देखती कि गर्म हुआ है या नहीं। चलो ये भी सही है, आज थोड़े छींटे लगे हैं तो अगली बार ज्यादा ध्यान रखोगी। मधु सेजल को खाना बनाना सिखा रही होती है, लेकिन सेजल बिल्कुल नो सीखिया, जिसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आ रहा था। रोज कोई न कोई गड़बड़ कर रही थी। एक दिन मधु सेजल को बोलती है, मैंने तुम्हें कई बार सिखा दिया है कि आटा कैसे लगाते हैं, तो आज तुम बिना मेरी मदद के आटा लगाओगी। भाभी, आप यहाँ रहोगी ना मुझे देखने के लिए? आप कुछ बताना मत, लेकिन बस यहाँ खड़ी हो जाना। नहीं, मैं बाहर माँ जी के साथ बैठने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी, देखने की लगाया है नहीं। मधु इतना बोलकर बाहर चली जाती है और सेजल आटा लगाने लग जाती है, लेकिन इतना ज्यादा पानी डाल देती है कि वो आटे का घोल बन जाता है। ये देखकर सेजल खुद से बोलती है, भाभी तो ऐसे ही आटा लगाती थी, उनका आटा तो अच्छा बन जाता था, तो मेरा क्यों नहीं बन रहा है? पता नहीं किस मुसीबत में माँ ने मुझे फंसा दिया। सेजल कभी आटा डालती, कभी पानी। ऐसे करते करते पूरी रसोई का सत्यानाश मार दिया था सेजल ने। काफी देर बाद मधु और माला वहाँ आते हैं और पूरी रसोई में आटा पानी देखते हैं, तो माला कहती है,
हे भगवान, कैसी नालायक औलाद जन्मी है मैंने। अरे इतने दिनों से तू खाना बनाना नहीं सीख रही है, अभी तक तुझे आटा लगाना नहीं आया। अरे क्या कर दिया तूने? माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मुझसे नहीं हो पा रहा है तो अब मैं क्या करूँ? सेजल, नहीं हो रहा बोलने से नहीं होगा ना। इतने दिनों से मुझे देख रही हो ना कैसे बनाती हूँ, अब तक तो सीख जानी चाहिए थी तुम। सब लोग सेजल को बहुत सुनाते हैं और फिर मधु वापस से सिखाने लग जाती है। एक दिन सेजल खाना बना रही होती है कि तभी कुकर फट जाता है। ये देखकर मधु को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या है? आपने ही बोला था भाभी कि चावल को कुकर में डालकर बंद कर दो, वो पक जाएंगे। हे भगवान, बस चावल कौन डालता है? चावल पकाने के लिए उसमें पानी भी डालना जरूरी होता है। आप खाना बनाना सीखो या ना सीखो, लेकिन मैं जरूर भूल जाऊंगी। सेजल यहाँ रोज खाना बनाना सीख रही थी। शादी से 2 दिन पहले भावना बाजार जाती है तो उसे माला की पड़ोसन अनीता मिलती है। अनीता बोलती है, अरे आप सेजल की होने वाली सास हो ना? हाँ जी, मैं ही हूँ। आप तो वही हो ना जो उस दिन आई थी जिस दिन हम शादी की तारीख तय कर रहे थे? हाँ जी, बहुत प्यारी बच्ची है सेजल, सब आता है, पढ़ने में तेज है, बाहर की सारी जानकारी रखती है, बस खाना बनाने में थोड़ा हाथ तंग है, बाकी सब तो ठीक है। क्या सेजल को खाना बनाना नहीं आता? खाना बनाने के नाम पर सेजल को तो मैगी भी नहीं आती है। अनीता की बात सुनकर भावना के मन में शक आ जाता है और वहीं से भावना सेजल के घर पहुंचती है। माला सेजल की होने वाली सास को देखती है तो कहती है, आप यहाँ अचानक से कैसे? यहाँ पास में ही काम से आई थी और बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था कि अपने होने वाली बहू के हाथ का कुछ खाऊं। अब तो आपकी बहू बनने ही वाली है 2-3 दिन में, फिर रोज ही आप उसके हाथ का खाना खाना। नहीं नहीं, आज बहुत मन है। सेजल को बोल दो ना मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाए, और आप और मधु मेरे साथ बैठो यहीं, हमें शादी की कुछ बातें करनी है आपसे। भावना माला और मधु को अपने पास बिठा लेती है और वहाँ सेजल खाना बनाने लग जाती है। मधु और माला काफी टेंशन में आ जाते हैं। कुछ देर बाद सेजल खाना बनाकर भावना के लिए लेकर आती है और भावना को परोस देती है। भावना जैसे ही वो खाती है तो कहती है, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। सच में सेजल ने अच्छा बनाया है? अरे बहन जी, बहुत अच्छा बनाया है। वैसे बहन जी माफ कर देना मुझे, आपकी पड़ोसन मिली थी और उन्होंने कहा था कि सेजल को खाना बनाना नहीं आता, तो मैं चेक करने आई थी, लेकिन सेजल तो 100 नंबर में पास हो गई। वैसे बहन जी, हमें माफ कर दीजिए। सेजल के रिश्ते के लिए जब आप लोग आए थे तब सेजल को नहीं आता था, लेकिन अच्छा रिश्ता हाथ से ना जाए इसलिए झूठ बोल दिया और उसके बाद रोज हम सेजल को खाना बनाना सिखाते थे। लेकिन मानना पड़ेगा माँ जी, मेरी ननद की आखिरी रसोई बहुत लाजवाब थी। अब सब लोग हंसने लगते हैं और 2 दिनों बाद सेजल की शादी रवि से हो जाती है। रजनी अपने देवर विकास की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन रजनी अपने देवर और पति से कहती है, सुनिए जी, अपने देवर के लिए मैं खुद लड़की पसंद करूंगी। देवर जी, आपको मंजूर है या नहीं? अगर मंजूर नहीं है तो बता दो, मैं चुप हो जाऊंगी और दोबारा अपना मुंह नहीं खोलूंगी। अरे भाभी, आप नाराज क्यों हो रही हो? वैसे भी मैंने कभी आपकी बात को काटा है जो इस बार काटूंगा। आपको जो भी लड़की पसंद आए उसे शादी करवा दीजिएगा मेरी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे वाह, क्या बात है, देवर भी मान गया। अब तो तुम जल्द ही अपनी देवरानी ढूंढना शुरू कर दो ताकि इस बार हम विकास की शादी करवा ही दे। अरे हाँ, मुझे भी जल्दी है अपनी सुंदर सुशील देवरानी लाने की। अब हमारी सास ससुर तो है नहीं, तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। काश माँ और पिताजी भी होते, उनके बिना हमारा घर कितना सूना सा लगता है। काश उस दिन मैं माँ और पिताजी को तीर्थ यात्रा पर ना भेजता। अब जो होना है वो होकर ही रहता है, मनोदास मत कीजिए। और हाँ, मैं कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ, अगर कोई रिश्ता हो उनके हाथ में तो। अगली सुबह पंडित जी रजनी को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। रजनी करिश्मा नाम की लड़की को पसंद करती है। कुछ दिनों बाद विकास और करिश्मा की शादी होती है और करिश्मा अपनी ससुराल आती है। तभी रजनी कहती है, देखो देवरानी जी, ये घर मेरा और तुम्हारा है, हमारे सास ससुर नहीं है, तो हमें समझाने वाला कोई नहीं होगा, तो हमें
मिलजुल कर रहना होगा। ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। आप घर की बड़ी हो, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते आपको मुझसे ज्यादा जानकारी है। अरे रजनी, सब कुछ क्या दरवाजे पर ही सिखाओगी या घर के अंदर भी आने दोगी? बहुत टाइम है अभी सिखाने को, जाने भी दो। बहुत थक चुके होंगे, आराम करने दो इन्हें। हाँ भाभी, जो भी सवाल पूछना है ना आपको कल पूछना, अभी मुझे ना बहुत नींद आ रही है। अरे तुम दोनों तो पूरा राशन पानी लेकर चढ़ गए। अच्छा चलो ठीक है, आओ अंदर दोनों। और विकास, अपनी बीवी को अपने कमरे में ले जाओ। और हाँ, सुबह उठकर नहा लेना, पूजा करना है। और कल देवरानी जी की पहली रसोई भी है। इतनी ठंड में नहाना, वो भी सुबह सुबह? बाप रे, मेरी तो कुल्फी बन जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाने वाला, आप भैया को नहला देना, मैं अपने वक्त पे ही नहाऊंगा। रजनी अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है। सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और करिश्मा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तभी विकास से कहती है, हाय रे, कितनी गर्मी है। कैसे रहते हो आप लोग? मुझसे तो नहीं रहा जाएगा बाबा इतनी गर्मी में। जरा एसी तो ऑन कर दो ना। क्या एसी? वो भी इतनी ठंड में? अरे पागल तो नहीं हो गई हो? अरे दिसंबर है, दिसंबर की इतनी ठंड में एसी कौन चलाता है? मेरी तरफ एक बार देखो, मुझे कितना पसीना आ रहा है। आपको क्या लग रहा है मैं आपसे मजाक कर रही हूँ या मैं आपको पागल दिख रही हूँ? आप एसी ऑन कर रहे हो कि नहीं? अगर मैंने एसी ऑन कर दिया ना तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। तुम क्या चाहती हो, मैं बेडरूम से बाहर चला जाऊं? अगर चाहती हो तो बता दो, मैं खुद चला जाता हूँ। लेकिन इतनी ठंड में एसी ऑन करने को मत बोलो, वरना बीमार हो जाओगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहीं इसी रूम में रहो। भला मैं क्यों आपको इस रूम से निकालना चाहूंगी? मैं कश्मीर की कश्मीरी लड़की हूँ, यहाँ मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही है। ऊपर से मुझे इतना हैवी लहंगा पहना रखा है, मुझे गर्मी लग रही है। एक काम करो, तुम शादी का लहंगा चेंज करके कुछ हल्का सा पहन लो जिससे तुम्हें गर्मी ना लगे। ठीक है, तब तक आप एसी ऑन करके ना रूम ठंडा होने दीजिए, फिर आराम से नींद आएगी। करिश्मा की बात सुनकर विकास हैरान था, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। एसी ऑन करके विकास रजाई ओढ़कर सो जाता है। तो वहीं करिश्मा बिना रजाई के अगली सुबह करिश्मा नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती है और तभी रजनी गर्म कपड़े पहनकर आती है। अरे वाह, नहा धोकर तैयार भी हो गई और तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या, जो गर्म कपड़े पहनी नहीं हो? कहाँ है ठंड? मुझे तो ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा। कल तो मैं पसीना पसीना हो गई थी रात को। मैं एसी चलाकर सोई तब जाकर मुझे नींद आई। हे भगवान, इतनी ठंड में एसी चलाकर सोई हो? अरे देवर जी की कहीं कुल्फी ना बन गई हो? तुमको इतनी गर्मी क्यों लगती है? दीदी, मैं कश्मीर से हूँ और हमारे कश्मीर में ना गर्मी होती ही नहीं है। गर्मी के नाम पे आपके यहाँ के सर्दी से भी ज्यादा ठंडा मौसम होता है वहाँ पे। वैसे बहुत जल्दी उठ गई हो तुम। नींद अच्छे से पूरी तो हो गई ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना नए घर में आकर सोने में? नहीं नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तो आराम से सोई थी कल। शादी के रीति रिवाज में बहुत थक भी तो गई थी ना, इसीलिए कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। हाँ, हम भी कब सो गए पता ही नहीं चला। अच्छा सुनो, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना लो। कुछ मीठा बनाऊं या कुछ ठंडा जो खाकर मजा आ जाए, जैसे कुल्फी? बहुत मजा आएगा। अरे बाप रे, इतनी ठंडी में कुल्फी खाएंगे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी। बेचारे देवर जी की तो रात से ही कुल्फी बनी पड़ी होगी और अब फिर से कुल्फी खिलाओगी। ऐसा करो, हलवा बना दो, बस वही सही रहेगा। दोनों जेठानी देवरानी रसोई में काम कर रही होती हैं। तभी विकास कंबल ओढ़े टोपी लगाए पैरों में मोजे डालकर आता है और उसे देखकर रजनी कहती है, अरे ये क्या हुआ आपको देवर जी? भालू जैसे बनकर क्यों घूम रहे हो? अब तो कंबल टोपी मोजे निकाल दो, स्वेटर पहन के रहोगे तो भी चलेगा। भाभी, बहुत ठंड लग रही है। अरे कैसी देवरानी ढूंढ के लाई हो आप, जिसे इतनी ठंड में एसी में सोने की आदत है? नहीं जी, मुझे एसी में सोने की आदत नहीं है, लेकिन एसी के बिना बहुत गर्मी लगती है, तभी तो मैं एसी में सोती हूँ। अरे देवरानी जी, अब तुम बिना एसी के सोने की आदत डालो, वरना 2 दिन में देवर जी बीमार पड़ जाएंगे। तो आज से एसी बंद। अगर एसी बंद हो गया
तो मुझे नींद नहीं आएगी और मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी। अगर रात को नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह उठकर काम नहीं होगा मुझसे। तुम्हारी नींद के चक्कर में कहीं मैं ही सोता ना रह जाऊं। देख लो भाभी, किस दिन ना इस ठंड में ना अकड़ा मिलूंगा, फिर बोलना इसको कि एसी ऑन करके सोती रहे। राम राम देवर जी, सुबह सवेरे ऐसा मत बोलिए, कभी भी कुछ भी बोलते हो आप। देखो करिश्मा, तुम भी सोच लो अपने पति के बारे में। अगर ऐसा ही रहा तो शायद हमें तुम्हारे बेडरूम से एसी हटवाना पड़ेगा। ठीक है दीदी, अब मैं एसी नहीं चलाऊंगी, लेकिन दिन के समय चला लूंगी। करिश्मा की बात घर वाले मान जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक रोज दिसंबर की ठंड में जब सभी लोग कपकपाते हैं, तो वहीं करिश्मा घर का काम खत्म करके एसी चालू कर लिविंग रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ कांपते हुए रजनी आकर कहती है, अरे करिश्मा, ये क्या कर रही है? इतनी ठंड में हम बिना गर्म कपड़ों के नहीं रह सकते, और तू एसी चलाकर बैठी है। तो क्या करूं दीदी, रात को एसी चलाने से मना कर दिया है और दिन भर काम करने के बाद गर्मी तो लग ही जाती है ना। अब गर्मी लगने पर भी एसी ना चलाऊं। अरे रे, तुमको कुछ बोलना ही बेकार है। पता नहीं था मुझे ऐसी देवरानी मिलेगी जो इतना जुबान लड़ाएगी। अब खुद के हक के लिए बोलो तो जुबान लड़ाना हो जाता है। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना सुनना। इतना कहकर करिश्मा अपने रूम में जाकर एसी चलाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद रजनी आती है और दरवाजा बंद देखकर उसे खटखटाने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी रजनी खुद से कहती है, अरे वाह, छोटी है, ना समझ है, ये सोचकर बात करने आई थी। मुझे क्या पता था इतना घमंड है जो मेरे इतना दरवाजा खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोलेगी। रात के 10 बजे रजनी फिर आती है। तब भी दरवाजा बंद देखती है तो चिंता करने लगती है। तभी वहाँ विकास आता है। देख लो देवर जी, आपकी बीवी को कितना घमंड है। कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ लेकिन खोल ही नहीं रही है। इतना भी किस बात का गुस्सा? क्यों भाभी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रही हो? आप दोनों के बीच कोई नोकझोंक हुई है क्या? रजनी सारी बातें बताती है। तभी विकास जाकर दरवाजा तोड़ता है और करिश्मा को देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। सभी घर वाले जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर कहता है, क्या बात है, आपकी घर की बहू को कुछ ज्यादा ही शौक है ठंड में रहने का। अगर ऐसा ही होता रहा ना तो बार बार बीमार होती रहेगी। और आपको बता दूं, वो अब माँ बनने वाली है, तो उनका ज्यादा ख्याल रखा जाए। हो सके ज्यादा से ज्यादा उसे ठंड से बचाएं। अरे वाह, क्या बात है, हमारे घर खुशखबरी आई है। मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगी। घर वाले बहुत खुश होते हैं और करिश्मा को कुछ दिनों बाद घर ले जाया जाता है। अब करिश्मा भी अपने होने वाले बच्चे के लिए गर्मी में रहना सीख जाती है।